स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। और आज के लेक्चर में आपको ये समझ में आएगा कि जो कुछ भी हमने अभी तक स्टडी की है दैट इज वेरी वेरी इजी। सर आप ऐसी बात करते हैं प्लेस ऑफ सप्लाई में, वो बहुत आसान कहाँ है। हमने आपको फर्स्ट सेशन में केवल डेफिनेशन पार्ट बताया था और सेक्शन 10 का इंट्रो दिया था, याद होगा। उसके बाद सेकंड सेशन में कंप्लीट सेक्शन 10 बताया था जिसमें हम लोगों ने प्लेस ऑफ सप्लाई विद रिलेटिंग टू द गुड्स की बात की थी। उसके बाद उसी में ही सेक्शन 11 भी कंप्लीट हो गया था, इंपोर्ट एक्सपोर्ट गुड्स की। सेक्शन 12 मैंने पूरा एक सेक्शन ने लगभग 2 सेशंस के आसपास हम लोगों ने ले लिए, इंक्लूडिंग 13 का इंट्रो, कि भाई जो सप्लाई प्लेस ऑफ सप्लाई विद रिलेटिंग टू सप्लाई ऑफ सर्विसेज होता है इन इंडिया, तो उसको कैसे यूज करते हैं, क्या क्या सब प्लेस ऑफ सप्लाई माना जाता है। उसके बाद हम लोगों ने सेक्शन 13 का एक कंप्लीट सेशन देखा जिसमें हमने कहा रेसिपिएंट या सप्लायर दोनों में से कोई एक आदमी आउटसाइड इंडिया होगा और एक इन इंडिया होगा, यही तो देखा था। अच्छा, इसके अलावा अभी तक कोई डाउट नहीं होगा। आज का जो मेरा ये सेशन है, मेरी बात ढंग से सुनेंगे। वी हैव कंप्लीटेड दिस वन चैप्टर ऑलरेडी। तो सर आपने दोबारा आज इसको खोला क्यों, पहली चीज। दूसरी चीज कि आपने एक दो पॉइंट बीच बीच में छोड़ रखे थे जी। आज हम वो मिसलेनियस पॉइंट्स करेंगे साथ साथ, रिवीजन के साथ साथ। मींस आज हम ये कंप्लीट चैप्टर का रिवीजन करेंगे, ये आपका दिमाग खोल देगा। अब आपको समझ में आएगा कि हमें हमारे इस चैप्टर में कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है। इज इट क्लियर? चला जाए, देखा जाए, कोई दिक्कत नहीं आएगी, इत्मीनान के साथ। नियर अबाउट 45 मिनट्स लगेंगे, 40 टू 45 मिनट्स, ये चैप्टर हमारा कंप्लीट हो जाएगा। इसमें हमने 2-3 नए पॉइंट ऐड किए हैं, बस उन्हीं को कर लेना है। चैप्टर इज डन डना डन डन। और ये सबसे टफ चैप्टर माना जाता है आपका जीएसटी में, और वो आज आपका रिवीजन के साथ कंप्लीट होने जा रहा है। देखा जाए क्या है प्लेस ऑफ सप्लाई। बेसिकली मैं स्टार्ट कर रहा हूं, ढंग से सुनेंगे। प्लेस ऑफ सप्लाई बेसिकली ये हमें ये बताता है कि कोई ट्रांजैक्शन इंटर स्टेट है या इंट्रा स्टेट है। सीजीएसटी एसजीएसटी चार्ज होगा किसी ट्रांजैक्शन पर, या आईजीएसटी चार्ज होगा। दैट्स इट। इसके अलावा प्लेस ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज देखा जाएगा, ये इंट्रो था। एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स जिसमें किसी सामान को हम लोग आउटसाइड इंडिया ले जाते हैं। इंपोर्ट ऑफ गुड्स जिसमें किसी सामान को हम इनसाइड इंडिया ले आते हैं। एक्सपोर्ट ऑफ सर्विसेज में मैंने जब बात की थी कि सप्लायर ऑफ सर्विसेज लोकेटेड इन इंडिया, और एक्सपोर्ट ऑफ सर्विसेज सप्लायर ऑफ सर्विसेज इज लोकेटेड इन इंडिया एंड रेसिपिएंट ऑफ सर्विसेज इज लोकेटेड आउटसाइड इंडिया। इज इट क्लियर? और इन्हीं के दो डेफिनेशंस भी हम लोगों ने देखी थी। द प्लेस ऑफ सप्लाई ऑफ सर्विसेज आउटसाइड इंडिया, ठीक है। और पेमेंट जो होता है वो फॉरेन एक्सचेंज में मिलता है, फलाना एंड का। इसी तरह इंपोर्ट ऑफ सर्विस की बात की गई थी, जरा ढंग से देखें तो हम लोगों ने ये 3 पॉइंट एक साथ देखे थे। लोकेशन ऑफ द रेसिपिएंट ऑफ सर्विस, लोकेशन ऑफ द रेसिपिएंट ऑफ सर्विस। आप रेसिपिएंट हैं, आपका लोकेशन क्या माना जाएगा। आप रेसिपिएंट हैं, आपका लोकेशन क्या माना जाएगा। अगर आप रजिस्टर्ड हैं तो रजिस्टर्ड प्लेस। अगर आप फिक्स्ड एस्टेब्लिशमेंट से अपनी फिक्स्ड एस्टेब्लिशमेंट के अलावा किसी रजिस्टर्ड प्लेस के अलावा किसी और जगह पर कोई सर्विसेज रेसिड कर रहे हैं, आप रेसिपिएंट हैं, आपके लिए लोकेशन क्या होगा। अगर आप रजिस्टर्ड हैं तो आपका रजिस्टर्ड प्लेस। अगर आप रजिस्टर्ड प्लेस के अलावा किसी और जगह पर अपनी सर्विसेज रिसीव कर रहे हैं, तो अगर वो फिक्स्ड एस्टेब्लिशमेंट है यानी परमानेंस स्ट्रक्चर है, तो उस केस में वो फिक्स्ड एस्टेब्लिशमेंट। अगर आप दोनों जगहों पर आप सर्विसेज रिसीव कर रहे हैं, तो जो मोर क्लोजर होगा। और कहा गया अगर कुछ भी ना पता चल जाए तो रेजिडेंस ऑफ द रेसिपिएंट वुड बी द लोकेशन ऑफ रेसिपिएंट ऑफ सप्लाई सर्विसेज। अच्छा, फिर उसके बाद कहा गया था सप्लायर ऑफ सर्विसेज, उसका लोकेशन क्या होगा। अगर सप्लायर रजिस्टर्ड है तो रजिस्टर्ड प्लेस।
अगर मैं सप्लाई करता हूं अपने रजिस्टर्ड प्लेस के अलावा किसी और प्लेस से जो फिक्स एस्टेब्लिशमेंट है मेरा, तो हमारा वो फिक्स एस्टेब्लिशमेंट, अगर दोनों जगह से सप्लाई होती है तो जो ज्यादा क्लोजर होगा, अदरवाइज रेजिडेंस ऑफ द सप्लायर। ये हम लोगों ने देखा था। जीरो रेटेड सप्लाई सेक्शन 16 में मैंने कहा था, इसमें बेसिकली इंपोर्ट एक्सपोर्ट की बात की जाती है, इंपोर्ट की तो नहीं, एक्सपोर्ट की बात की जाती है। जीरो रेटेड सप्लाई एक्सपोर्ट की बात की जाती है। जीरो रेटेड सप्लाई सेक्शन 16 ऑफ आईजीएसटी ये क्या बोलता है कि अगर आपने एक्सपोर्ट किया है गुड्स या सर्विसेज या दोनों का, या फिर आपने सप्लाई किया है किसी स्पेशल इकोनॉमिक जोन की यूनिट को या स्पेशल इकोनॉमिक जोन के डेवलपर को। अच्छा, इसके अलावा बताया गया कि अगर आप टैक्स के बिना सामान ट्रांसफर करते हैं, विदेश में सामान भेजते हैं, एक्सपोर्ट करते हैं, बिना टैक्स के भेजते हैं, तो आपको लेटर ऑफ अंडरटेकिंग लिखना पड़ेगा। लेटर ऑफ अंडरटेकिंग एक बॉन्ड होता है जिसको आपको फिलअप करना पड़ता है। आरएफडी 11 में उसका फॉर्मेट दिया हुआ है, उसको हम लोगों ने नहीं देखा था, वो आपकी जरूरत की भी नहीं है, केवल इतना याद रखें आरएफडी 11 अगर आपको दिमाग में हो तो, अदरवाइज किनारे कर दें। तो हमने ये कहा कि अगर आप बिना टैक्स के आउटसाइड इंडिया सामान भेजते हैं, भेज सकते हैं, सर्विसेज देना चाहे दे सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, लेटर ऑफ अंडरटेकिंग बॉन्ड भरना पड़ता है, दैट्स इट। और अगर आपने जो भी आईजीएसटी का पेमेंट किया हुआ है इनपुट पर, वो आप रिफंड क्लेम कर सकते हैं। इसी तरह से अगर आप टैक्स पे करके आप सामान सप्लाई कर रहे हैं तो बाद में आपको रिफंड के लिए अप्लाई करना पड़ेगा। क्लियर है? चलिए, इंटरेस्टेड सप्लाई हम लोगों ने देखा था, सेक्शन 7 की बात हम लोगों ने की थी। इंटरेस्टेड सप्लाई वो होता है जहां पर किसी सप्लाई ऑफ गुड्स से रिलेटेड जहां पर दो स्टेट्स आ जाएं, एक दो यूनियन टेरिटरीज आ जाए, एक स्टेट और एक यूनियन टेरिटरी आ जाए, तो वो हमारा इंटरेस्टेड सप्लाई कहलाएगा। अगर हम इंपोर्ट की बात करते हैं तो वो भी हमारा इंटरेस्टेड सप्लाई कहा जाएगा। इसी तरह जब हम सप्लाई ऑफ सर्विसेज की बात करें और सप्लाई ऑफ सर्विसेज में ट्रांजेक्शन हो, दो डिफरेंट स्टेट हो, दो डिफरेंट यूनियन टेरिटरीज हो, एक यूनियन टेरिटरी और एक स्टेट हो, तो वो इंटरस्टेट सप्लाई ऑफ सर्विस कहा जाएगा। इंपोर्ट ऑफ सर्विसेज के केस में अगर आउटसाइड इंडिया से कोई सर्विसेज इन इंडिया आती है, टेरिटरी ऑफ इंडिया में आती है, तो वहां पर वो इंटरस्टेट सप्लाई ही कही जाएगी। यहां पर तो हम लोगों ने देखा सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज, और बोथ जब हम एक्सपोर्ट करते हैं, क्या करते हैं, एक्सपोर्ट करते हैं, तो उसके लिए कहा गया वेयर द सप्लायर इज लोकेटेड इन इंडिया एंड द प्लेस ऑफ सप्लाई इज आउटसाइड इंडिया। एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स और सर्विसेज की बात कर रहा है, जीरो रेटेड सप्लाई की बात कर रहा है। दूसरा पॉइंट देखें तो वो भी जीरो रेटेड सप्लाई की बात कर रहा है। और तीसरा पॉइंट कहता है कि जहां पर कहीं भी इंट्रा स्टेट सप्लाई ना हो तो भैया वो इंटर स्टेट सप्लाई मान लिया जाएगा। हमें नहीं लगता ये सेक्शन 8 में भी कहीं आपको कोई दिक्कत आएगी, सेम कॉपी एंड पेस्ट से नियर अबाउट। सेक्शन 10 की अगर हम बात बोले, अब ढंग से सुनेंगे सेक्शन 10 क्या है, क्योंकि इसको पढ़े हुए आपको 3 सेशन हो चुके हैं, ढंग से सुनेंगे, रिवीजन हो रहा है। सेक्शन 10 में मैंने आपको कहा था सप्लाई ऑफ गुड्स का प्लेस ऑफ सप्लाई, सप्लाई ऑफ गुड्स का प्लेस ऑफ सप्लाई क्या होगा, अदर देन इंपोर्ट और एक्सपोर्ट। क्यों? क्योंकि इंपोर्ट और एक्सपोर्ट के लिए कौन सा सेक्शन था, सेक्शन 11। गुड्स से रिलेटेड अगर इंपोर्ट एक्सपोर्ट की बात करते हैं तो उसके लिए कौन सा सेक्शन था, सेक्शन 11। जी हाँ, सेक्शन 11 2 लाइन का था, सेक्शन 11 2 लाइन का था। कर ही देते हैं खत्म। इंपोर्ट ऑफ गुड्स और एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स, गवर्नमेंट किसको प्रमोट करना चाहती है, इंपोर्ट को या एक्सपोर्ट को? सर एक्सपोर्ट को। लोकेशन क्या मान लिया जाए, रेसिपिएंट। रेसिपिएंट सप्लाई अगर हम कर रहे हैं आउटसाइड इंडिया तो लोकेशन उसी का मान लो, और अगर हम इंपोर्ट कर रहे हैं तो लोकेशन किसका मान लो, मेरा, रेसिपिएंट। दोनों केस में रेसिपिएंट, बात खत्म। इंपोर्ट के केस में रेसिपिएंट का प्लेस ऑफ सप्लाई और एक्सपोर्ट के केस में रेसिपिएंट का प्लेस ऑफ सप्लाई, बात खत्म। इससे क्या होगा, इंपोर्ट को डीमोटिवेट करेंगे, उस पर टैक्स लगाएंगे, आईजीएसटी लगाएंगे, जबकि एक्सपोर्ट के केस में हम उसको जीरो रेटेड सप्लाई मानते हुए टैक्स नहीं लगाएंगे या कम लगाएंगे, या जैसा कि नोटिफिकेशन हो। इज इट क्लियर? आते हैं सेक्शन 10 की बात करते हैं, प्लेस ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स। ये नॉर्मल इन इंडिया की बात करता है। इसमें टोटल 5 पॉइंट बताए थे, ढंग से सुनेंगे। पहला था कि अगर गुड्स में मूवमेंट इन्वॉल्व हो, अगर गुड्स में मूवमेंट इन्वॉल्व हो किसी के भी कॉज के कारण, सप्लायर हो या रेसिपिएंट हो या ट्रांसपोर्टर हो, कुछ भी हो, तो अगर मूवमेंट है गुड्स पे, तो जहां वो गुड्स टर्मिनेट करेगा, जहां वो गुड्स जाकर रुकेगा, जहां पर वो सप्लाई टर्मिनेट होगी एक्चुअली फिजिकली, उसको कहा जाएगा प्लेस ऑफ सप्लाई। लेकिन अगर हमें गुड्स को डिलीवर करना है, यानी मूवमेंट नहीं है,
चलिए पहला तो था मूवमेंट वाला, मूवमेंट का नॉर्मल प्रोविजन था। दूसरा था एक मैंने इसमें ये भी बताया था कि थर्ड पार्टी के डायरेक्शन पे मुझे माल आपको सप्लाई करना है, लेकिन मुझे बोलने वाला कोई थर्ड पार्टी था। मुझे बोलने वाला कोई थर्ड पार्टी था। अगर आपको याद हो तो ये मिस्टर एक्स हैं, ये मिस्टर वाई हैं और ये मिस्टर जेड हैं। ये यूपी में हैं, ये दिल्ली में हैं और ये पंजाब में हैं। जेड ने एक्स को बोला कि भाई मैं तुमसे माल खरीद रहा हूं, लेकिन ये सामान तुम पंजाब को दे दो। यानी हम जो बिल बनाएंगे बिलिंग टू और शिपिंग टू के कंसेप्ट के हिसाब से, याद आया होगा बिलिंग टू एंड शिपिंग टू का कंसेप्ट। तो यहां पर मान लिया जाएगा सप्लाई इसको की गई है, मान लिया जाएगा पहले सप्लाई यूपी से दिल्ली गई है, फिर दिल्ली से पंजाब गई है। आप डायरेक्ट नहीं मान सकते यूपी से पंजाब गई है, हाँ शिपिंग डायरेक्ट हुई है यूपी से पंजाब, लेकिन ये मान लिया जाएगा फर्स्ट ऑफ ऑल द सेल सप्लाई हैज बीन मेड फ्रॉम यूपी टू दिल्ली एंड आफ्टर दैट इट हैज बीन ट्रांसफर्ड द गुड्स फ्रॉम दिल्ली टू पंजाब। ये हम लोगों ने बताया था, ये सेकंड पॉइंट है, मूवमेंट था लेकिन थर्ड पार्टी के डायरेक्शन पर था। सेकंड पॉइंट हम लोगों ने देखा था जहां पर कोई मूवमेंट ना हो, अगर कोई मूवमेंट नहीं होता है तो जहां पर वो सामान है, जहां पर वो सामान डिलीवरी के लिए अवेलेबल करवाया गया है। नेक्स्ट पॉइंट बताया गया था अगर कोई गुड्स असेंबल्ड एट साइट होता है तो जहां पर वो असेंबल्ड हो रहा है। नेक्स्ट बताया था अगर कोई बोर्ड या कन्वेंस पर हमें कोई सप्लाई दी जा रही है, मैं जहाज में जर्नी कर रहा हूं, मैं जो वहां पर कुछ हैंडबैग बेचा गया, कुछ भी मेन्यू लाया गया कि भैया हमारे फ्लाइट पे ये सारे सामान सेल के लिए अवेलेबल है, सोचो सेल के लिए अवेलेबल है फ्लाइट में। तो अगर मैं वो सामान सब परचेस करता हूं तो जहां पर वो सामान सच गुड्स आर टेकन ऑन बोर्ड, जहां से वो सामान उठाया गया था, तो जब भी बात करें सामान की कन्वेंस वगैरह तो जहां से सामान उठाया गया था, ठीक है ना। ट्रांसपोर्ट के केस में भी यही था। अच्छा, अगर सप्लाई कैन नॉट बी डिटरमाइंड तो जैसा कि रूल्स बनाए गए हैं। चलिए आगे देखते हैं। सेक्शन 11 मैंने कह दिया, बता दिया। सेक्शन 12 की बात करते हैं। देखिए सेक्शन 10 और 11 कितनी जल्दी रिवाइज हो गया। सेक्शन 12 की बात करते हैं, ढंग से सुनेंगे। अब आते हैं सप्लाई ऑफ सर्विसेज की, अदर देन इम्पोर्ट एंड एक्सपोर्ट, अदर देन इम्पोर्ट एंड एक्सपोर्ट, अदर देन इम्पोर्ट एंड एक्सपोर्ट। जरा देखेंगे कि एक आदमी लोकेशन इन इंडिया और एक आदमी का लोकेशन आउटसाइड इंडिया होना चाहिए, वो सेक्शन 13 में है। ये हम लोगों ने लास्ट सेशन में पूरा सेशन देखा था इंपोर्ट एक्सपोर्ट की सर्विसेज के केस में, इज इट क्लियर। लेकिन अभी जो हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं, रिवीजन करने जा रहे हैं, वो सेक्शन 12 का करने जा रहे हैं। बिल्कुल इत्मीनान से। सेक्शन 12 में मैंने कहा था एक जनरल प्रिंसिपल है सप्लाई ऑफ सर्विसेज से रिलेटेड, एक जनरल प्रिंसिपल है सप्लाई ऑफ सर्विसेज से रिलेटेड। वो जनरल प्रिंसिपल क्या है, अगर रेसिपिएंट रजिस्टर्ड है तो रजिस्टर्ड प्लेस, अगर वो रजिस्टर्ड नहीं है तो एड्रेस ऑन रिकॉर्ड, अगर एड्रेस ऑन रिकॉर्ड नहीं है तो मेरा सप्लायर का लोकेशन, दैट्स इट। हाँ या ना। देखिए वो तीनों पॉइंट कवर हो गए, जनरल प्रिंसिपल, ये जनरल प्रिंसिपल। जहां कुछ ना हो, स्पेसिफिक पॉइंट ना हो, वहां जनरल प्रिंसिपल को लाकर के पटक देना। अब आते हैं स्पेसिफिक पॉइंट क्या बोलता है इमूवेबल प्रॉपर्टी के लिए। इमूवेबल प्रॉपर्टी का सबसे पहला पॉइंट मैंने आपको बताया था, अगर कोई इंटीरियर डेकोरेटर है, सर्वेयर है, वैल्यूअर है, आर्किटेक्ट है, रियल एस्टेट, मतलब कुछ भी इस तरह का, तो उस केस में जहां पर वो इमूवेबल प्रॉपर्टी सिचुएटेड है। दूसरा मैंने कहा था कि अगर कोई इवेंट होता है, कोई फंक्शन होता है, सोशल, बिजनेस, फेयर, कुछ भी फेस्टिवल वगैरह कुछ भी ऑर्गेनाइज किया जाता है, तो जहां पर ये इमूवेबल प्रॉपर्टी सिचुएटेड है। इसके अलावा इसी में सेकंड पॉइंट, थर्ड पॉइंट बताया था तो सेकंड होटल, होटल गेस्ट इन कैंप साइट, इस तरह के होम स्टे क्लब, ये जो जो भी हैं, हाउस बोट वगैरह, तो जहां पर ये सिचुएटेड है इमूवेबल प्रॉपर्टी, अगर हाउस बोट की बात करें तो इंटेंडेड टू बी लोकेटेड होना चाहिए, इज इट क्लियर। अगर इन तीनों से रिलेटेड कोई सर्विसेज देते हैं, एक्स्ट्रा सर्विसेज, तो वो भी इसी कैटेगरी में आएगी जहां पर वो इमूवेबल प्रॉपर्टी सिचुएटेड है। चलिए ये तो काम खत्म हो गया था, बता दिया। उसके बाद मैंने नेक्स्ट बताया था रेस्टोरेंट, पार्लर और जिम। रेस्टोरेंट, पार्लर और जिम, ये चीज आपका सेक्शन 13 में नहीं था इंपोर्ट एक्सपोर्ट के केस में, याद होगा। तो रेस्टोरेंट, पार्लर और जिम की अगर मैं बात करूं तो रेस्टोरेंट, पार्लर और जिम जहां पर एक्चुअल में वो सर्विसेज परफॉर्म की जा रही हैं, जी सर, ये where the services are actually performed, ये भी खत्म हो गया। अगर ट्रेनिंग एंड परफॉर्मेंस की बात करें तो जहां पर ट्रेनिंग की बात आती है वहां पर रजिस्टर्ड पर्सन की बात याद आ रहनी चाहिए कि अगर कोई ट्रेनिंग एंड परफॉर्मेंस है, रजिस्टर्ड पर्सन को सप्लाई दी जा रही है तो रजिस्टर्ड पर्सन रेसिपिएंट, बात खत्म। अगर वो रजिस्टर्ड नहीं है तो जहां पर ऐसी ट्रेनिंग एक्चुअल में दी जा रही है, जहां पर ऐसी ट्रेनिंग एक्चुअल में दी जा रही है, अगर वो रजिस्टर्ड नहीं है तो
इज इट क्लियर? ट्रेनिंग और परफॉर्मेंस भी खत्म हो गया। इसके बाद मैंने कहा था कि एडमिशन दिया जाता है किसी भी कल्चरल प्रोग्राम में, आर्टिस्टिक प्रोग्राम में, स्पोर्टिंग प्रोग्राम में, साइंटिफिक, एजुकेशनल, एंटरटेनमेंट इवेंट और अम्यूजमेंट पार्क में किसी को पैसा लेकर के एंट्री दी जाती है। तो जो बंदा आ रहा है अपने बच्चों को लेकर, अपने घर वालों को लेकर किसी प्रोग्राम को देखने के लिए आ रहा है, तो उसको हम लोग सर्विसेज दे रहे हैं। उसको जो सर्विसेज दे रहे हैं वो कहाँ कवर होगी, किस तरह से कवर होगी? बट ऑब्वियस है कि जहां पर एक्चुअल में वो सर्विसेज परफॉर्म की जा रही हैं जी, वेयर द इवेंट इज एक्चुअली हेल्ड, दैट्स इट। जहां पर ऐसा इवेंट हो रहा है, जाहिर सी बात है, और तो कुछ हो नहीं सकता, क्योंकि उसमें सब लोग आएंगे, अपने बीवी बच्चों के साथ आएंगे, अपनी फ्रेंड्स के साथ आएंगे, तो वहां पर क्या होगा? इवेंट जहां पर ऐसा ऑर्गेनाइज किया जा रहा है, द प्लेस ऑफ सप्लाई बाय वे ऑफ। अगर कोई ऑर्गेनाइज करता है प्रोग्राम को, अगर कोई ऑर्गेनाइज करता है प्रोग्राम को, अगर कोई ऑर्गेनाइज करता है प्रोग्राम को, यानी कि पूरा प्रोग्राम ऑर्गेनाइज कर रहा है किसी कंपनी वगैरह के कहने पर, तो जाहिर सी बात है अगर किसी रजिस्टर्ड पर्सन को ये सप्लाई दी जा रही है तो उसका रजिस्टर्ड प्लेस, अगर नहीं, ऐसा नहीं है, तो जहां पर ऐसा इवेंट एक्चुअल में हेल्ड किया गया है, दैट्स इट, ये भी काम हो गया हम लोगों का। अगर हम बात करें ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स, उसमें इंक्लूडिंग मेल और कुरियर हैं, तो अगर किसी रजिस्टर्ड पर्सन को दिया जा रहा है तो उसका रजिस्टर्ड प्लेस, अगर नहीं तो जहां से वो सामान उठाया गया है जी, ठीक है ना? जब भी सामान और पैसेंजर की बात आएगी, जहां से वो उठाया गया है, तो पैसेंजर की बात करें तो अगर रजिस्टर्ड पर्सन है तो रजिस्टर्ड पर्सन का प्लेस, अगर नहीं तो जिस पैसेंजर को जहां से उठाया गया है, जहां से उसने पैसेंजर ने अपनी जर्नी एम्बार्क की है कंटिन्यूअस जर्नी के लिए। इज इट क्लियर? जी सर, अब तो बड़े आसानी से समझ में आ रहा होगा। अगर आप ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पैसेंजर या ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स की बात करते हैं, उसके बाद तुरंत याद आ जाना चाहिए कि अगर हमको कोई सर्विस मिलती है कन्वीनियंस पर, बोर्ड पर, वेसल पर, एयरक्राफ्ट पर, जर्नी करते समय, अपनी कंटिन्यूअस जर्नी के दौरान, तो जहां पे फर्स्ट डिपार्चर हुआ था, लोकेशन ऑफ द फर्स्ट शेड्यूल पॉइंट ऑफ डिपार्चर, हमें नहीं लगता यहां तक कोई दिक्कत है। नहीं सर, लास्ट 2 पॉइंट और बचे हैं। सोचिए हम लोग का सेक्शन 12 जो 1.5 सेशन लिया था, पूरा एक सेशन फिर आधा सेशन, वो भी लगभग खत्म होने वाला है। टेलीकम्युनिकेशन के बारे में मैंने बताया, जिसमें डेटा ट्रांसफर वगैरह आता है, नेट कनेक्शन वगैरह आता है। अगर आपका कोई डिवाइस इंस्टॉल किया गया है, तो जहां पर ये डिवाइस इंस्टॉल किया गया है वही है प्लेस ऑफ सप्लाई। अगर डिवाइस इंस्टॉल नहीं किया गया है, चलिए मोबाइल है, पोस्टपेड है, तो जो एड्रेस ऑन रिकॉर्ड है, पोस्टपेड वगैरह सब एड्रेस ऑन रिकॉर्ड के हिसाब से जाता है। अगर प्रीपेड है, प्रीपेड वाउचर्स के थ्रू है, तो कहा गया जहां से ये वाउचर सेल किए गए हैं, जहां से ये वाउचर सेल किए गए हैं, जहां से ये वाउचर सेल किए गए हैं, दैट्स इट, बात खत्म। यानी कि वो सेलिंग एजेंट वाला प्लेस, ये सब मैंने आपको बता दिया, कुछ भी नहीं बचा है। बैंकिंग कंपनी के केस में कि अगर आपका अकाउंट उसी बैंक में मेंटेन है, तो आप इंडिया भर में कहीं पर भी उसकी सर्विसेज ले लें, आपका जो रजिस्टर्ड प्लेस है, जहां पर आपका एड्रेस ऑन रिकॉर्ड है उस बैंक में, वही आपका प्लेस ऑफ सप्लाई होगा। आप महाराष्ट्र से दिल्ली जा रहे हैं, आपका अकाउंट है महाराष्ट्र के एचडीएफसी में, आप दिल्ली के एचडीएफसी को यूज कर रहे हैं अपने अकाउंट्स के थ्रू, तो आप मान लिया जाएगा प्लेस ऑफ सप्लाई महाराष्ट्र है। लेकिन अगर वो एड्रेस ऑन रिकॉर्ड नहीं है, तो जहां पर ये सर्विसेज दी जा रही हैं, ठीक है ना? इंश्योरेंस सर्विसेज, ठीक है, हो गया। जहां पर रजिस्टर्ड पर्सन है तो लोकेशन नहीं है, तो जहां पर ये सर्विसेज बेसिकली दी जा रही हैं। लास्ट है एडवर्टीजमेंट, और मैंने कहा था इसके लिए रूल 3 और मैंने कहा था कि मैं इसको बताऊंगा, तो आज वो समय आ गया है जब मैं इसको आपको बताऊं। लेकिन इस पर बढ़ने से पहले एडवर्टीजमेंट, ये इंडिया में ही इंटर स्टेट सप्लाई है, दोनों सप्लायर और रेसिपिएंट दोनों इन इंडिया हैं, और वहाँ एडवर्टीजमेंट की बात हो रही है। तो हम इसको 5 मिनट के लिए स्किप करते हैं, पहले हम लोग सेक्शन 13 को रिवाइज कर लेते हैं, उसके बाद हम लोग एडवर्टीजमेंट के रूल 3 पर आएंगे और उसको 5 से 10 मिनट में डन डना डन डन करेंगे, आपका चैप्टर खत्म। उसके बाद केवल सेक्शन 13 को रिवाइज कर लो, एडवर्टीजमेंट बता दो सर जी, ये चैप्टर बंद कर दो। पहले तो ये बताएं, कहीं किसी को कोई दिक्कत रिवीजन में? पहले दिन दूसरे दिन आपको बहुत ज्यादा कंफ्यूजन थे, मैंने पहले भी बोला था बहुत कंफ्यूजन होते हैं, लेकिन जैसे जैसे आप इसमें प्रैक्टिस करते हैं, आपके कंफ्यूजन दूर होते चले जाते हैं। मैंने पहले ही ये चीज आपको बताई थी, अब आपको बहुत ज्यादा कंफर्ट हो रहा होगा इस चीज के लिए कि हाँ सर कोई दिक्कत नहीं आ रही। बताए भाई, कोई डाउट हो तो अभी बता दे। नो दिक्कत, बिल्कुल ठीक है। चलते हैं सेक्शन 13 की ओर। बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन है, ढंग से सुनेंगे, रिवीजन हो रहा है, ये नहीं कि मैं आपको डिटेल में बताने जा रहा हूँ, हम लोगों ने बहुत अच्छा खासा टाइम इन सारी चीजों को दिया है। जब हम एक रेसिपिएंट सर्विस का या सप्लायर जो है सर्विस का, दोनों में से कोई एक का लोकेशन इन इंडिया हो
और एक का लोकेशन आउटसाइड इंडिया हो। तो बेसिकली हम सर्विसेज के इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट की बात कर रहे हैं। बेसिकली हम सर्विसेज के इंपोर्ट और एक्सपोर्ट की बात कर रहे हैं। इसमें हमने जनरल प्रिंसिपल बताया था भाई, रजिस्टर्ड का तो यहाँ पर कोई मतलब नहीं है, इंपोर्ट और एक्सपोर्ट हो रहा है। तो सबसे पहले तो जिस तरह गुड्स के केस में बताया था वैसे नॉर्मली देखो तो प्लेस ऑफ सप्लाई वुड बी द लोकेशन ऑफ द रेसिपिएंट। अगर मैं इंपोर्ट कर रहा हूं तो मेरा लोकेशन ही माना जाएगा प्लेस ऑफ सप्लाई। अगर मैं एक्सपोर्ट कर रहा हूं तो तो जो विदेश में है उसी का लोकेशन माना जाएगा प्लेस ऑफ सप्लाई। लेकिन अगर लोकेशन नहीं मालूम है रेसिपिएंट का तो बट ऑब्वियस है दूसरा रास्ता है, सप्लायर का लोकेशन ले लो अगर ना मालूम हो तो। ये जनरल प्रिंसिपल था। इंपोर्ट और एक्सपोर्ट आपको कॉमन सेंस यूज करना है कि कहां पर गवर्नमेंट को बेनिफिट देना है, कहां पर बेनिफिट नहीं देना। तो यहां पर गवर्नमेंट को एक्सपोर्ट पर बेनिफिट देना है। अगर वो प्लेस ऑफ सप्लाई आउटसाइड इंडिया मान लेगा तो वहां पर हमारा एक तरह से देखो तो टैक्स नहीं लगना चाहिए, या जो टैक्स लगा है वो वापस आ जाना चाहिए सेक्शन 16 के हिसाब से, जीरो रेटेड सप्लाई के हिसाब से। चलिए इंपॉर्टेंट पॉइंट्स की बात करते हैं। सबसे पहले मैंने बताया था अगर कोई सर्विसेज किसी गुड्स से रिलेटेड है, किसी गुड्स पर सर्विसेज दी जा रही हैं, मान लो मैंने कंप्यूटर खरीदा, कंप्यूटर खराब हो गया और वो गुड्स पर हमें सर्विसेज दे रहा है। ये पॉइंट वहां नहीं था सेक्शन 12 में। तो जब सेक्शन 12 में नहीं था तो वहां जनरल प्रिंसिपल ले आना। जनरल प्रिंसिपल वही है कि जब रजिस्टर्ड पर्सन हो तो रजिस्टर्ड पर्सन का प्लेस, नहीं है तो एड्रेस ऑन रिकॉर्ड, नहीं है तो सप्लायर का लोकेशन। यही तो बताया था। अगर नहीं है कोई प्रॉब्लम स्पेसिफिक सिचुएशन तो यहाँ पर ये नॉर्म स्पेसिफिक सिचुएशन में रखा गया है कि अगर किसी गुड्स पर कोई सर्विसेज दी जा रही हैं, जिसमें से एक इंडिया में है एक आउटसाइड इंडिया में, कोई भी एक, तो अगर किसी गुड्स पर सर्विसेज दी जा रही हैं तो जहां पर ये गुड्स अवेलेबल है, ठीक है ना, अगर उसको अवेलेबल करवाया गया है तो जहां अवेलेबल करवाया गया है वही। तो सर्विसेज सप्लाइड इन रेस्पेक्ट ऑफ गुड्स व्हिच आर रिक्वायर्ड टू बी मेड फिजिकली अवेलेबल बाय द रेसिपिएंट ऑफ सर्विसेज टू द सप्लायर ऑफ सर्विसेज, दैट्स इट। ठीक है ना। तो वो लोकेशन जहां पर ऐसी सर्विसेज परफॉर्म की गई हैं, यानी कि जाहिर सी बात है सर्विसेज गुड्स पर दी गई हैं, तो जहां गुड्स होगा वहीं सर्विसेज भी परफॉर्म की गई होंगी। जहां पर गुड्स है वहीं सर्विसेज भी दी गई होंगी, दैट्स इट। लेकिन अगर टेलीफोन के थ्रू, रिमोट के थ्रू, रिमोट एक्सेस के थ्रू हमें वो बेनिफिट दिया गया है, तो जहां पर ये फैसिलिटी दी गई है, जहां पर ये सर्विसेज दी गई हैं, रेसिपिएंट, रेसिपिएंट, हाँ या ना रिमोट लोकेशन, तो जहां पर ये लोकेशन अवेलेबल है, यानी कि जहां सामान होगा। अगर सामान मैंने आपको दिया है तो आपका लोकेशन, अगर मैंने सामान नहीं दिया, ऑनलाइन के थ्रू रिपेयर वगैरह हो गया, तो जहां पर वो गुड्स है यानी कि मेरा प्लेस, बात खत्म हो गई। यानी कि जहां सामान रखा हुआ है उसी पर सर्विसेज है, वही प्लेस ऑफ सप्लाई माना जाएगा। कोई बहुत बड़ी बात नहीं थी। लेकिन अगर मैंने इसमें कहा था, ये स्पेसिफिक पॉइंट बाद में मैंने इसको आपको डिटेल में बताया था कि अगर मैं कोई इंपोर्ट करता हूं, टेम्पोररी इंपोर्ट करता हूं, उसके रिपेयर के लिए, उसके ट्रीटमेंट के लिए, उसके प्रोसेस के लिए, और उसके ट्रीटमेंट, प्रोसेस और रिपेयर के बाद उसको एक्सपोर्ट कर देता हूं बिना इंडिया में यूज किए हुए, बिना इंडिया में यूज किए हुए, तब हमारा ये सिस्टम एप्लीकेबल नहीं होगा। ये जो स्पेसिफिकली पॉइंट नंबर 3 का ए और 3 का बी है वो एप्लीकेबल नहीं होगा। तब क्या एप्लीकेबल होगा? तब सीधे जनरल प्रिंसिपल एप्लीकेबल होगा ना, बात खत्म हो गई। लोकेशन ऑफ रेसिपिएंट, इफ लोकेशन ऑफ रेसिपिएंट इज नॉट अवेलेबल देन द लोकेशन ऑफ द सप्लायर, दैट्स इट। इससे ज्यादा कुछ नहीं जानना है। अच्छा, थर्ड पॉइंट इज ओवर। फोर्थ की बात करते हैं। अच्छा, यहाँ पर एक पॉइंट मैंने लास्ट सेशन में आपको पढ़ाते समय कहा था कि सारी चीजें एक ही दिन में जान लोगे, मतलब इसको थोड़ा छोड़ दो, हम छोटी 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 चीजें हटा रहे हैं तो इसको देख लेंगे। ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं थी। क्या थी ये बात, अब जरा वो सुन लो, क्योंकि पॉइंट नए नए आ रहे थे तो उसमें फालतू की बात ऐड कर देते तो कोई मतलब नहीं था। अब ये पॉइंट अब समझ लो क्या है कि भाई मैंने अपने किसी बंदे को भेजा, मैंने कहा ये लो सामान, ये खराब हो गया है, ये इस आदमी से मैंने खरीदा था, जाओ इसको ठीक करवा लाओ 2 मिनट के लिए। तो अब वो बंदा उस सामान को लेकर के जाता है, अपने प्रेजेंस में जाता है, उस सामान को लेकर के जाता है। अब जिसको जब 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 वो सामान वहां पर पहुंचा विदेश में जहां पर उसको ठीक किया जा रहा है, वो बंदा भी वहां प्रेजेंट है। तो मालिक बोल रहा है उसका, अरे नहीं ये तो सामान आपने नहीं ना खरीदा, वो आपके मालिक ने खरीदा है, उसको भेजो, आप क्यों आए हो? अरे भैया रिप्रेजेंटेटिव है ना, बात खत्म हो गई। सर्विसेज सप्लाइड टू एन इंडिविजुअल represented either as a recipient of services or a person acting on behalf of the recipient, कोई फर्क नहीं माना जाता। ठीक है ना, which requires the physical presence of the recipient with the supplier, फलाना एंड ढिमाका, फालतू की बात है। तो अगर मैं जाऊं या मेरे बिहाफ पर कोई दूसरा बंदा जाए उस सामान को लेकर के, सामान ठीक कराने के लिए,
तो भी कोई बड़ी बात नहीं है, कोई दिक्कत नहीं, तो फालतू का पॉइंट था, हटा दिया। अच्छा, तो पहला बताया गया था आपका जहां पर किसी गुड्स पर हम लोग सर्विसेज देते हैं। दूसरा, अगर इमूवेबल प्रॉपर्टी से रिलेटेड सर्विसेज है। ओके, अगर इमूवेबल प्रॉपर्टी, वही वाला केस जो हम लोगों ने सेक्शन 12 में देखा, पहला देखा था उसमें इंटीरियर डेकोरेटर, आर्किटेक्ट और इंजीनियर फलाना एंड डिमाका। दूसरा देखा था होटल, गेस्ट हाउस, इन, कैंप साइट, हाउस बोट वगैरह। और तीसरा हम लोगों ने देखा था उसी में ही कि अगर कोई इवेंट ऑर्गेनाइज किया जा रहा है तो। अगर ये तीनों पॉइंट हैं तो सेम वही जहां पर वो इमूवेबल प्रॉपर्टी सिचुएटेड है, यहाँ पर भी वही है जहां पर वो इमूवेबल प्रॉपर्टी सिचुएटेड है और इंटेंडेड टू बी सिचुएटेड या लोकेटेड है। ठीक है। उसके बाद मैंने बताया था इमूवेबल प्रॉपर्टी से रिलेटेड अगर किसी कोई प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किया जाता है जो स्पोर्टिंग से रिलेटेड हो, याद आया होगा वो सारी चीजें, सिंगिंग से हो, डांसिंग से रिलेटेड हो, साइंटिफिक हो, एजुकेशनल हो, एंटरटेनमेंट इवेंट हो, तो जहां पर एक्चुअल में ऐसा इवेंट हेल्ड किया जाता है या सर्विसेज परफॉर्म की जाती हैं, वही तो था। इसके अलावा मैंने कहा था दूसरा, जहां जहां पर कोई ऑर्गेनाइज करता है ये प्रोग्राम, ऑर्गेनाइज करता है ये प्रोग्राम, तो उसके लिए भी सेम है, एडमिशन टू और ऑर्गेनाइजेशन ऑफ, दोनों पॉइंट एक ही साथ कवर हो गए। इसमें आगे चल सकते हैं, हाँ सर। अच्छा, इसके बाद हमने कहा था कि ये जो 3, 4 और 5 है, पॉइंट नंबर 3 इमूवेबल प्रॉपर्टी से रिलेटेड, पॉइंट नंबर 4 ये है ना, पॉइंट नंबर 13 का 3, 13 का 4 एंड 13 का 5। पॉइंट नंबर 13 का 3 मैंने बताया था कि जहां पर गुड्स पर सर्विसेज दी जा रही हैं, इमूवेबल प्रॉपर्टी से रिलेटेड सर्विसेज दी जा रही हैं, प्रोग्राम कंडक्ट करवाए जा रहे हैं, इवेंट, ठीक है ना, ये 3 चीजें मना बताई थी मैंने अभी, ये 3, ये 4 और ये 5, इसी 3 के लिए बोल रहा है, 3, 4 एंड 5। कहता है अगर एक से अधिक लोकेशन के लिए है, एक से अधिक लोकेशन के लिए सर्विसेज दी जा रही हैं, एक से अधिक लोकेशन के लिए सर्विसेज दी जा रही हैं, मुझे एक से अधिक लोकेशन पर ये सर्विसेज दी गई, 3, 4 एंड 5, कहाँ गया ये, गुड्स से रिलेटेड, इमूवेबल प्रॉपर्टी से रिलेटेड और स्पोर्ट्स वगैरह ऑर्गेनाइज करने से रिलेटेड, अगर ये एक से अधिक लोकेशन पर एक साथ दी जा रही हैं और उसमें से कईयों का टैक्सेबल टेरिटरी इंडिया में नहीं है, लेकिन एक लोकेशन ऐसा है जो टैक्सेबल टेरिटरी इन इंडिया है, तो मान लिया जाएगा कि वो हमारा सारा का सारा इन इंडिया दिया गया है, ठीक है। दूसरा, अगर कई लोकेशन पर वो सर्विसेज दी जा रही हैं और वो सर्विसेज जो कई लोकेशन पर दिए जा रहे हैं उनमें से एक से अधिक लोकेशन टैक्सेबल टेरिटरी में है, उसमें से एक से अधिक लोकेशन टैक्सेबल टेरिटरीज में है, तो उसके लिए कहा गया कि आप उसको प्रोपोर्शनेटली बांट देंगे स्टेट वाइज या यूनियन टेरिटरी वाइज, दैट्स इट। और उसके लिए रूल बनाए गए हैं, रूल नंबर 4 एंड 5, ठीक है ना। अच्छा, अगर बैंकिंग कंपनी का है, इंटरमीडियरी है, लास्ट सेशन मैंने ये नहीं बताया था लेकिन अब सुन ले, बैंकिंग कंपनी का केस है या इंटरमीडियरी सर्विसेज हैं या किसी ट्रांसपोर्ट कन्वेंस को हम लोग हायर करते हैं, तो उस केस में कहा गया कि अगर बैंकिंग कंपनी है तो लोकेशन ऑफ द सप्लायर, बात खत्म हो गई। इंपोर्ट एक्सपोर्ट का केस है तो यहां पर ये मत सोचना कि उसका बैंक अकाउंट होगा, ये होगा, वो होगा। आप ये मान लो कि कोई लोकेशन सर्विस रेसिपिएंट का इन इंडिया होगा या आउटसाइड इंडिया होगा, दूसरे बंदे का सप्लायर का या तो इन इंडिया होगा या तो आउटसाइड इंडिया, कोई एक इन इंडिया होगा, कोई दूसरा आउटसाइड इंडिया होगा। तो अगर वो बैंकिंग कंपनी का फायदा ले रहा है, इंटरमीडिएट सर्विसेज का फायदा ले रहा है या किसी ट्रांसपोर्ट को हायर करने से रिलेटेड सर्विसेज का फायदा ले रहा है, तो लोकेशन ऑफ द सप्लायर, ये मैंने आपको क्लियर भी किया था। लास्ट आने वाला है, खत्म होने वाला है। अगर ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स से रिलेटेड है तो जहां पर वो डेस्टिनेशन है सामान का, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स, सर वो नहीं आएगा ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स, आपने ना सेक्शन 12 में बताया था ट्रांसपोर्टेशन से रिलेटेड कि अगर रजिस्टर्ड पर्सन को दिया जाता है तो उसका प्लेस, अदरवाइज जहां से सामान उठाया गया। अरे वो दोनों इंडिया में थे, लेकिन जब इंपोर्ट और एक्सपोर्ट की बात आती है तो मैंने कहा एक्सपोर्ट पर हमें ज्यादा से ज्यादा बेनिफिट देना है, तो एक्सपोर्ट पर बेनिफिट देना तो भैया रेसिपिएंट को पकड़ो ना। अगर हमें आउटसाइड इंडिया सामान भेजना है तो उसको एक्सपोर्ट मानो, तो वहां पर लोकेशन आउटसाइड इंडिया का मान लो, तो झंझट ही खत्म होगा, टैक्स नहीं लगेगा।
तो वही कहा ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स अदर देन बाय वे ऑफ शैल बी द प्लेस ऑफ डेस्टिनेशन। इज इट क्लियर? अच्छा, इसी तरह पैसेंजर ट्रांसपोर्ट के केस में जहां पर उस पैसेंजर ने अपनी जर्नी स्टार्ट की है, ये तो सेम है। इसी तरह अगर कोई सर्विसेज उसको ऑन बोर्ड दी जाती है तो कहा गया कि फर्स्ट डिपार्चर शेड्यूल जो उसका था कन्वेंस का वो ले लिया जाएगा। सब खत्म हो गया। ओइडार अभी नहीं पढ़ना, इसके लिए अलग चैप्टर पढ़ेंगे। ये पॉइंट सेक्शन नंबर 14 भी आपका वही था। अब आते हैं सेक्शन नंबर 15 और ये नीचे है आईजीएसटी का रूल नंबर 3। ये दो चीजें अब हम पढ़ते हैं, दोनों नई चीजें हैं, ढंग से सुनेंगे। खत्म होने वाला है, टेंशन ना लें। सेक्शन 15, अगर कोई टूरिस्ट आउटसाइड इंडिया से इंडिया में आता है, अगर कोई टूरिस्ट आउटसाइड इंडिया से इंडिया में आता है तो वो इंडिया में मोबाइल खरीदेगा, हाँ, कैमरा खरीदेगा, हाँ, इस तरह की कई सारी चीजें खरीदता है। और वो टूरिस्ट टूरिस्ट कहलाएगा यहाँ पर जो कम से कम इंडिया में मैक्सिमम इंडिया में 6 महीने से ज्यादा ना रुके। कितना? 6 मंथ से ज्यादा इंडिया में ना रुके, वो टूरिस्ट कहलाएगा। और वो भी नॉन इमिग्रेशन पर्पस के लिए। आप बस ये समझ लो, कोई बंदा आउटसाइड इंडिया से इंडिया में आता है टूर करने के लिए मैक्सिमम 6 मंथ के लिए, तो उसको ये बेनिफिट दिया जाएगा। सर बेनिफिट क्या है टूरिस्ट को? वो जब भी आएगा सामान खरीदेगा उसको टैक्स देना पड़ेगा, आईजीएसटी देना पड़ेगा। हाँ, तो जब वो आउटसाइड इंडिया से इंडिया में आता है तो उसको टैक्सेस देने पड़ेंगे। तो कहा गया कि जब वो इंडिया छोड़ेगा तो जितना भी उससे टैक्स लिया गया है वो सब का सब उसको वापस कर दिया जाएगा। IGST paid by tourist leaving India on any supply of goods taken out of India by him shall be refunded। तो अगर वो कैमरा यहाँ से ले जा रहा है, टीवी यहाँ से ले जा रहा है, जो भी चीजें यहाँ से ले जा रहा है, मोबाइल वगैरह, तो जितना भी उसने IGST दिया है चीजों पर, नॉर्मली कौन रिफंड मांगता है, अदरवाइज देखो तो नॉर्मली उसको IGST वगैरह वापस कर दिया जाएगा। दैट्स इट, इतना याद रखना है आपको। आते हैं रूल 3, एडवर्टीजमेंट से रिलेटेड है। एडवर्टीजमेंट अगर हम देते हैं, सेक्शन नंबर 12 का 13 पॉइंट यही तो बताया था, अगर कोई एडवर्टीजमेंट है स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट को दिया जाता है तो हम प्रोपोर्शनेटली बांट देते हैं उस एडवर्टीजमेंट की कॉस्ट को, और जैसा कि प्रेस्क्राइब किया है रूल 3 में। अब हम रूल 3 देखने जा रहे हैं। अगर हम एडवर्टीजमेंट देते हैं और एक से अधिक स्टेट्स में देते हैं, एडवर्टीजमेंट के मीडियम कई हो सकते हैं, मेरी बात ढंग से समझे, आजकल एडवर्टीजमेंट के मीडियम कई हैं। अभी हम आपको पढ़ा रहे हैं, आप YouTube पर देख रहे हैं, आप किसी और जगह से उसको वॉच कर रहे हैं, बगल में एडवर्टीजमेंट चल रही होगी। आप पढ़ रहे हैं तब तक आपकी मोबाइल, चूंकि इंटरनेट कनेक्शन ऑन है, तब तक मोबाइल पर SMS वगैरह आ रहे होंगे, प्रमोशनल बेसिस पर कंपनियों के आ ही रहे होंगे। मतलब आप जहाँ जहाँ आप टीवी देखने गए, आपको वहां पर एडवर्टीजमेंट या कॉमर्शियल्स देखने को मिलते हैं। अगर आप मान लीजिए टिकट कटवाने गए रेलवे स्टेशन या कहीं पर भी फिजिकल टिकट ले रहे हैं, तो टिकट के पीछे आपने देखा होगा किसी किसी कंपनी का एडवर्टीजमेंट होता है। आप किसी शॉप में मार्केट में घूम रहे हैं, तब तक आपको कोई हैंडबिल्स और एडवर्टीजमेंट पैम्फलेट्स पकड़ा देता है। होता है तरीके 50। आप सिनेमा हॉल में गए पिक्चर देखने के लिए, एंटरटेनमेंट के लिए, लेकिन वहां पर आ रहे हैं कॉमर्शियल्स। मीन्स दे आर डिफरेंट सो मेनी वेज टू एडवर्टाइज अ आइटम, और ये सब एडवर्टीजमेंट का ही कमाल है। तो देखो ना, हम लोग कहाँ कहाँ एडवर्टीजमेंट कर सकते हैं? न्यूज़पेपर पे कर सकते हैं, मालूम है सर। प्रिंटेड मटेरियल, हैंडबिल्स और पैम्पलेट्स जो मार्केट में जाते हैं तो उस समय मिल जाता है कैलेंडर और टी शर्ट्स पर। ठीक है सर। होर्डिंग्स, मार्केट में जाते हैं, बड़े बड़े होर्डिंग और कास्ट बोर्ड्स लगे होते हैं, वहां पर एडवर्टीजमेंट होती है। ट्रेन पर एडवर्टीजमेंट होती है। अगर आप टिकट कटवाने गए हैं, इलेक्ट्रिसिटी का टिकट है, आप दिल्ली का इलेक्ट्रिसिटी का बिल निकालिए, आपको उसमें पीछे एडवर्टीजमेंट मिल जाएगी। तो बैक ऑफ यूटिलिटी बिल ऑफ ऑयल गैस कंपनी, उनके पीछे आपको एडवर्टीजमेंट मिल जाएगी। रेलवे टिकट पर आपको एडवर्टीजमेंट मिल जाएगी, रेडियो स्टेशन पर आपको एडवर्टीजमेंट मिल जाएगी, टेलीविजन चैनल पर आपको एडवर्टीजमेंट मिल जाएगी, सिनेमा हॉल में आपको एडवर्टीजमेंट मिल जाएगी, इंटरनेट में एडवर्टीजमेंट मिल जाएगी, SMS के थ्रू भी एडवर्टीजमेंट होती है। अरे बाप रे बाप, इतनी सारी चीजें याद रखना तो बहुत टफ है। बिल्कुल टफ नहीं है, बहुत ही आसान है। ये सारी कहानियां फालतू की कहानियां हैं, आपको केवल कुछ चीजें समझनी है, ढंग से समझें। क्या है ये स्टोरी? कहता है अगर न्यूज़पेपर में कोई एडवर्टीजमेंट है, मैंने कहा स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट को हमने, चलिए
कैसे बांटेंगे, चलिए स्टेट को कैसे वो होगा एडवर्टीजमेंट, डिस्ट्रीब्यूशन कैसे किया जाएगा, प्रोपोर्शन कैसे किया जाएगा स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज के बीच में। तो कहा गया अगर हम न्यूज़पेपर के थ्रू एडवर्टीजमेंट दे रहे हैं, अगर हम एडवर्टीजमेंट न्यूज़पेपर के थ्रू दे रहे हैं, तो जितने भी स्टेट्स इन्वॉल्व हैं, तो जाहिर सी बात है हर एक स्टेट ये कहेगा कि स्टेट नहीं मतलब वो न्यूज़ चैनल वाले ये बोलेंगे, न्यूज़पेपर एजेंसी वाले बोलेंगे हमें इतना पैसा दो, हमें इतना पैसा दो। मान लो पंजाब में मैंने एडवर्टीजमेंट करवाया न्यूज़पेपर्स में, उसने मांगा हमसे 2 करोड़ रुपए, हमने दिल्ली में करवाया उसने हमसे मांगा 1 करोड़ रुपए, तो बात खत्म। जिस जिस न्यूज़पेपर को हमें जिस जिस स्टेट में जितना पैसा देना है वो उसका प्रोपोर्शन हो गया, बात खत्म, उसमें सोचने वाली क्या बात है सर। तो कहता है ना अमाउंट पेबल फॉर पब्लिशिंग एन एडवर्टीजमेंट इन ऑल द एडिशंस ऑफ अ न्यूज़पेपर और पब्लिकेशन व्हिच आर पब्लिश्ड इन ईच स्टेट और यूनियन टेरिटरी। तो सोचने वाली क्या बात है, आपको बांटना है बांट लीजिए ना, आपने ये कहा यूपी में कितना, पंजाब में कितना, दिल्ली में कितना, तो बांट लो ना, जिस जिस स्टेट को जितना एडवर्टीजमेंट का अमाउंट देना है उसी हिसाब से हम इसको बांटेंगे। अमाउंट पेबल, दैट्स इट, ना वर्ड दिया है अमाउंट पेबल, इसके आगे सोचने की जरूरत क्या है। हाँ, सेम यही चीज अगर मैं पैम्पलेट, स्लीफलेट, डायरीज, कैलेंडर्स बांटता हूँ डिफरेंट डिफरेंट स्टेट्स में, तो ठीक है भाई, तो जितना जितना अमाउंट आपका पेबल है उस डिस्ट्रीब्यूशन का, फॉर द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ अ स्पेसिफिक नंबर ऑफ सच मटेरियल इन ईच स्टेट, बात खत्म करो ना, जितना आपको हर एक स्टेट में अमाउंट पे करना है उस एडवर्टीजमेंट का, वही आपका हो जाएगा प्रोपोर्शन। उसमें सोचना क्या है, ये तो एक्चुअल अमाउंट हो गया ना, इसमें हमें तो कुछ सोचने वाली बात ही नहीं है। एडवर्टीजमेंट इन होर्डिंग्स, हो सर सेम वही है अमाउंट पेबल, सर आप सब में अमाउंट पेबल बोल दीजिए, झंझट खत्म ना बाबा ना, थोड़ा सा पेशेंस रखें, थोड़ा सा धैर्य रखें, अभी आने वाला है। अगर ट्रेन की बात करें तो आ गया, ट्रेन की बात करें, अब ट्रेन में कौन सी बात होती है भाई, तो वहां पर कहा गया लेंथ ऑफ ट्रैक, लेंथ ऑफ ट्रैक इन ईच स्टेट, ओके, हर स्टेट में जो लेंथ है ट्रैक की फॉर दैट ट्रेन, उस ट्रेन का, ये नहीं पूरे स्टेट की ट्रैक ले लो, फॉर दैट ट्रेन, उस ट्रेन के लिए मान लो 100 किलोमीटर लंबी ट्रैक बिछी हुई है यूपी में और 20 किलोमीटर बिछी हुई है दिल्ली में, तो 120 के रेशियो में बांटना पड़ेगा। तो देखो ना ये हिसाब है, एक नई चीज सुनने को मिली। हाँ सर, अगर हम एडवर्टीजमेंट थ्रू रेलवे करते हैं तो उस ट्रेन का जिस स्टेट में जितना ट्रैक है उसी प्रोपोर्शन में बांटा जाएगा, 4 स्टेट में है तो चारों स्टेट में उसका ट्रैक, उसका रेशियो बांटा जाएगा। कितना मुश्किल काम है नहीं। यूटिलिटी बिल्स की बात आती है, जब आप ऑयल गैस कंपनीज, इलेक्ट्रिसिटी बिल, यूटिलिटी से रिलेटेड अगर कोई बिल्स वगैरह लेते हैं उसके पीछे एडवर्टीजमेंट होती है, तो वो है अमाउंट पेबल फॉर द एडवर्टीजमेंट ऑन बिल टू कंज्यूमर हैविंग बिलिंग एड्रेस इन ईच स्टेट। नहीं समझ में आया, अब जरा ढंग से देखिए, यहाँ पर अमाउंट पेबल का मतलब वो नहीं जो आप समझ रहे हैं, अब ढंग से सुनेंगे यहाँ अमाउंट पेबल का मतलब क्या है। मान लो मुझे एडवर्टीजमेंट देनी है, मैं दिल्ली गवर्नमेंट के पास गया, मैंने कहा भाई आपकी जो इलेक्ट्रिसिटी से रिलेटेड बिल्स निकल रहे हैं ना, तो उसके पीछे हम अपनी एडवर्टीजमेंट देना चाह रहे हैं, ये आप हमारे पकड़ो, आप इसको, इस पे अपना 2 हैंड बिल, इलेक्ट्रिसिटी का बिल छाप करके, हमें क्या दिक्कत है, प्रिंट आउट तो देना है आपको। गवर्नमेंट ने कहा बिल्कुल ठीक है, हमारा पेपर का पैसा बचेगा, कॉस्ट बचेगी, हमारी एडवर्टीजमेंट हो जाएगी, उनकी पेपर की कॉस्ट बचेगी। मैंने उनको दिया, तो जिस स्टेट में जितने लोगों का बिलिंग एड्रेस जिस स्टेट का है, बात खत्म हो गई, नंबर्स के हिसाब से, कंज्यूमर्स हैविंग बिलिंग एड्रेसेस इन ईच स्टेट और यूनियन टेरिटरीज, उस पर जो मैंने खर्चा किया है वही आ जाएगा, या बिलिंग एड्रेस के हिसाब से जितने जितने जिस स्टेट में प्रिंट आउट हुए उतना आप मान लो, जितने जिस स्टेट में प्रिंट आउट हुए बिल्स उसी रेशियो में मान लो, बात खत्म। ये भी सबसे सिंपल हो गया। अगर हम रेलवे टिकट्स पर बुक एडवर्टीजमेंट करवाते हैं, तो रेलवे स्टेशन पर, रेलवे टिकट्स पर, नॉट रेलवे स्टेशन, रेलवे टिकट्स पर अगर हम एडवर्टीजमेंट करवाते हैं, आप रेलवे टिकट लेने गए, रेलवे टिकट पर एडवर्टीजमेंट आपने देखा होगा कई जगहों पर, कई जगहों पर क्या मैक्सिमम मिलता है, गवर्नमेंट को उसका फायदा मिलता है, गवर्नमेंट की कॉस्ट कम होती है और कंपनी का फायदा हो जाता है। तो जितने भी उस स्टेट में नंबर ऑफ रेलवे स्टेशन होंगे, टिकट टिकट, अब जब मान लो मैंने टिकट मैं कंपनी हूं, मुझे एडवर्टीजमेंट देना है टिकट पर,
मैंने गवर्नमेंट को कहा 1 लाख टिकट मेरी यूपी में निकालना इस एडवर्टीजमेंट के साथ, इतना पैसा हमसे ले लेना, बात खत्म हो गई ना। तो जितने भी रेलवे स्टेशन होंगे उस स्टेट में उस नंबर के हिसाब से। सर बात नहीं समझ में आई। अब मेरी बात ढंग से समझे, मैं टिकट कटाने गया, अब मैंने कहा 1 लाख। अब मैं टिकट कटाने गया यूपी से, एक टिकट निकली, मैं कहीं भी जा सकता हूं, कैसे भी जा सकता हूं, विद इन यूपी भी रह सकता हूं, दूसरे स्टेट के लिए भी टिकट कटवा सकता हूं। आप गए दिल्ली स्टेशन पर, आपने टिकट कटवाई, वही एडवर्टीजमेंट देखने को मिली। तो कहा गया कि ये तो बड़ी टेंशन का काम है। आप एक काम करें, अगर रेलवे टिकट्स के पीछे अगर एडवर्टीजमेंट दे रहे हैं, तो उस स्टेट में जितने भी रेलवे स्टेशन हैं वो ले लो, दूसरे स्टेट में जितने भी रेलवे स्टेशन हैं वो ले लो। आपने 2 स्टेट्स को दिया, दोनों का रेशियो ले लो, बात खत्म हो गई। ठीक है ना। नंबर ऑफ रेलवे स्टेशन, रेडियो स्टेशन की बात कर रहे हैं, तो जितना भी अमाउंट पेबल है वो टीवी वाला ही आ जाएगा। देखें इधर टीवी में थोड़ा डिफरेंट आएगा, लेकिन आते हैं रेडियो स्टेशंस पर जितने भी अमाउंट पे करेंगे हर एक स्टेट में रेडियो स्टेशन को, हर स्टेट वाइज वो आ जाएगा। तो अभी तक मैक्सिमम स्टेट वाइज ही रहा है। शुरू से देखो तो न्यूज़पेपर में जितना अमाउंट पेबल है, प्रिंटेड मटेरियल में जितना भी अमाउंट पेबल है, होर्डिंग्स में जितना भी अमाउंट पेबल है, एडवर्टीजमेंट इन ट्रेन्स तो लेंथ ऑफ ट्रैक आ गया था, यूटिलिटी बिल्स तो यहाँ पर जितना भी हमको यूटिलिटी ऑफ बिल्स जो गैस और इलेक्ट्रिसिटी के पीछे एडवर्टीजमेंट होती है उसको कैसे बांटे, तो कहा गया जितना भी अमाउंट पेबल होगा नंबर्स के हिसाब से, बिलिंग एड्रेसेस के हिसाब से। एडवर्टीजमेंट ऑन रेलवे टिकट्स, रेलवे टिकट्स तो जितने रेलवे स्टेशन होंगे उस पर्टिकुलर स्टेट में उसके रेशियो के हिसाब से। रेडियो स्टेशन तो जितना भी अमाउंट पेबल होगा हर एक स्टेट को। टेलीविजन, आपने नाम सुना होगा बार्क, ब्रॉडकास्ट ऑडियंस रिसर्च काउंसिल। ये हर एक वीक का निकालता है कि किस चैनल को कितने लोगों ने देखा। अभी आपने बार्क स्कैम भी सुना होगा, न्यूज चैनल में खूब चला ही था। वही चीज यहां पर भी है। तो बार्क व्यूअरशिप देता है कि किस चैनल को कितने लोगों ने देखा, किस चैनल को कितने लोगों ने देखा। तो नंबर ऑफ व्यूअर्स, किस चैनल को कितने लोगों ने देखा, तो इस चैनल को इतने लोगों ने देखा, इस चैनल को इस स्टेट पे इतने लोगों ने देखा। मैंने एडवर्टीजमेंट दिया इसको जी न्यूज को, अगर मैंने जी न्यूज को एडवर्टीजमेंट की अमाउंट दी है तो उसका ऑल ओवर इंडिया सर्कुलेट हो रहा है, मेरी एडवर्टीजमेंट ऑल ओवर इंडिया आ रही है। तो उस केस में क्या माना जाएगा, यूपी में कितने लोगों ने जी न्यूज देखा, पंजाब में कितने लोगों ने देखा, दिल्ली में कितने लोगों ने देखा, हरियाणा में कितने लोगों ने देखा, केरला में कितने लोगों ने देखा, तमिलनाडु में कितने लोगों ने देखा। उनके नंबर ऑफ व्यूअरशिप, उनका बार्क वालों का रिलीज होता है हर हफ्ते वाइज, उसके बेसिस पर ही हम स्टेट वाइज बांटेंगे उसको। इज इट क्लियर। सेम यही चीज अगर हम बात करें सिनेमा हॉल की, बहुत इजी है, हर एक स्टेट में कितने सिनेमा हॉल्स को हमने पे किया एडवर्टीजमेंट का। अगर हम इंटरनेट पर एडवर्टीजमेंट देते हैं, इंटरनेट जैसे इस समय आप यूज कर रहे हैं तो इंटरनेट पर एडवर्टीजमेंट आ रही हैं, तो उसके लिए है ट्राई, टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया। तो जितने लोगों ने इंटरनेट सब्सक्राइबर्स ले रखे हैं उस नंबर ऑफ इंटरनेट सब्सक्राइबर्स के हिसाब से, जैसे बार्क वाला नंबर ऑफ व्यूअरशिप के हिसाब से है, उसी तरह नंबर ऑफ इंटरनेट सब्सक्राइबर्स का व्यूअरशिप होता है, उनकी डिटेल्स होती है, वो रिलीज की जाती है, उस हिसाब से स्टेट वाइज बांट दिया जाता है। तो जिस तरह मैंने कहा कि टेलीविजन पर बार्क है, उसी तरह इंटरनेट पर ट्राई है, टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया, वो व्यूअरशिप देती है और यहाँ पर इंटरनेट सब्सक्राइबर्स होते हैं। इन द सेम वे एसएमएस, सेम वही चीज, एसएमएस टेलीकॉम, ये ट्रॉय यहां पर भी होगा, टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया, सेम वही है। तो जितने भी टेलीकॉम सब्सक्राइबर्स हैं, टेलीफोन सब्सक्राइबर हैं हर एक स्टेट में, अगर मान लो एडवर्टीजमेंट हम दे रहे हैं एसएमएस के थ्रू, हम एडवर्टीजमेंट दे रहे हैं एसएमएस के थ्रू, हम एडवर्टीजमेंट दे रहे हैं एसएमएस के थ्रू, तो जितने भी एसएमएस जा रहे हैं हर स्टेट में जा रहे होंगे, मैंने बल्क एसएमएस भेजे हर स्टेट में, ऑल ओवर इंडिया में एसएमएस जा रहे हैं, हो सकता है 4 स्टेट्स में जाएं, तो जितने भी स्टेट्स में मैंने एसएमएस सेंड पुश किए हैं उन एसएमएस का ये देखा जाएगा प्रोपोर्शनेटली कितने टेलीकॉम सब्सक्राइबर किसके हैं, किस टेलीकॉम कंपनी के कितने सब्सक्राइबर हैं, उस हिसाब से किस स्टेट में कितने हैं उस हिसाब से बांट दिया जाएगा। मान लो 5 लाख लोग टेलीफोन सब्सक्राइबर पंजाब में हैं और 8 लाख लोग हरियाणा में हैं, तो 5 और 8 के रेशियो में बांट दिया जाएगा। इज इट क्लियर। खत्म हो गया।
बहुत आसान था। हाँ, दिक्कत होती है फर्स्ट टाइम जब इस तरह की चीज़ें आती हैं, जब आप दोबारा इसी चीज़ पर बैठेंगे, अच्छा ऐसे बाँटना है, सर बहुत आसान है, कोई दिक्कत नहीं है। तो इसमें कोई इम्पोर्टेंट चीज़ नहीं थी ज़्यादा, लेकिन हाँ, जानना ज़रूरी था, हो सकता है एग्ज़ाम में आए। ये चैप्टर आपका पूरी तरह से डन डनाडन डन होता है। मैंने भी कहा भी था कि 40 टू 45 मिनट्स में कंप्लीट हो जाएगा। बताएँ कोई दिक्कत हो तो बताएँ, क्योंकि नेक्स्ट सेशन से हम लोग नए चैप्टर की ओर बढ़ेंगे। इसमें आपको कोई दिक्कत हो तो बताइए। चलिए बाबू, नेक्स्ट सेशन में नए चैप्टर के साथ आएँगे, तब तक के लिए टाटा एंड बाय बाय। थैंक यू। थैंक्स अ लॉट।